आज हम बीएलएस और एएलएस में डिफरेंस समझते हैं। बीएलएस क्या है, एएलएस क्या है। आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बीएलएस क्या होता है, एएलएस क्या होता है। तो देखो, बीएलएस का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, तो उसको हम बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट भी बोल सकते हैं। एएलएस का मतलब होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट, उसको हम एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो देखो, बीएलएस में क्या है, बीएलएस और एएलएस में कॉमन क्या है, सीपीआर। दोनों में हमें सीपीआर देना है। उसके बाद सीबीबी हम दोनों में भी चेक करना है। तो बीएलएस क्या होता है, बीएलएस का मतलब होता है कि प्री हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट मेडिकेशन, तो उसको बोलते हैं हम बेसिक लाइफ सपोर्ट में आता है वो। तो जो एडी मशीन है वो जो है, जरूरी नहीं है कि बीएलएस में भी आएगा। ये एडी मशीन है, बीएलएस में भी आ सकता है, एएलएस में भी आ सकता है। तो बीएलएस में हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन। बीएलएस में सर्कुलेशन कैसे चेक करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पहले रेडियल पल्स चेक करते हैं। अगर रेडियल पल्स नहीं मिलता तो हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। ठीक है। तो एयरवे हम क्या करते हैं पेशेंट को, बीएलएस में हम क्या करते हैं, पेशेंट का हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट करके पेशेंट अगर कैसे, जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से पेशेंट का जो टंग होता है वो एयरवे को ब्लॉक करता है। तो हम हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट की टेक्निक से पेशेंट का एयरवे क्लियर करते हैं। और ब्रीदिंग में क्या करते हैं, हम पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं। तो अगर एएलएस की बात करें तो एएलएस में हम सर्कुलेशन कैसे चेक करेंगे, हम पेशेंट को मैनुअल भी चेक कर सकते हैं या कार्डियक मॉनिटर से भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम एयरवे मैनेजमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या है, गुडस एयरवे है, ईटी ट्यूब है, लैरिंजोस्कोप है। तो हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग के लिए पेशेंट को हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर विद बेन सर्किट है, तो पेशेंट को हम बेन सर्किट थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एम्बू बैग भी है, वेंटिलेटर भी पेशेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी आता है, इक्विपमेंट भी आता है। डिफिब्रिलेटर हो गया, फिर मेडिकेशन हो गया, इंजेक्शन एड्रेनालिन, एमिड्रेरोन, लिडोकेन, जो मेनली इंजेक्शन जहाँ पे क्या होता है एएलएस में यूज होता है इंजेक्शन मेनली। तो उसके बाद एबीजी मशीन भी एएलएस में आता है। उसके बाद लैब हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, फिजिशियन, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, मतलब पूरा हॉस्पिटल सेटअप आ जाता है हमारे एडवांस लाइफ सपोर्ट में। तो जब जो डिफिब्रिलेटर होता है, तो डिफिब्रिलेटर जब जो मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर होता है, मोनोफेजिक का मतलब होता है कि उसमें एक ही पैड होता है, उसमें हम 360 जूल तक हम क्या करते हैं, पेशेंट को शॉक देते हैं। जो बाइफेजिक होता है उसमें दो पैड लगा होता है, दो पैड, उसमें हम कितना देते हैं, 120 से 200 जूल तक हम पेशेंट को शॉक दे सकते हैं। ऐसा मतलब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से। बाकी जो डॉक्टर साहब मतलब देखेंगे कि उसका हार्ट का रिदम क्या है, कब, मतलब हम जो शॉक पेशेंट को कब देते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में पेशेंट को क्या करते हैं, शॉक देते हैं। तो डॉक्टर साहब डिसाइड करता है कि कितना पेशेंट को शॉक देना है, कितना नहीं, ज्यादा कम हो तो क्या डॉक्टर साहब भी डिसाइड करेंगे। तो ये अल्गोरिदम है, मतलब शॉर्ट में आपको समझाया। इसका अल्गोरिदम के हिसाब से हम पेशेंट को क्या करते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट में क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अल्गोरिदम को फॉलो करके हम पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। देखो, हम शॉक कब देना है, कब नहीं देना है, इसमें हम डिटेल में देखते हैं कैसे है। तो रिदम शॉकेबल, देखो हमको शॉक कब देना है, जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, उस टाइम हमें क्या करना है, शॉक देना है पेशेंट को। जब असिस्टोल और पीए होता है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तब पेशेंट को शॉक नहीं देना है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है कि हमारा जो हार्ट है उसमें क्या होता है, हार्ट में क्या होता है, इरेगुलर रिदम होता है, मतलब इरेगुलर रिदम हो जाता है, आर्थेमिया बोलते हैं उसको। तो इसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जो ईसीजी है, जो ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। और जो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब क्या होता है, पल्सलेस मतलब पल्स हमें फील नहीं होगा, हार्ट हमारा पंप करेगा लेकिन उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं रहेगा। ब्लड फ्लो नहीं रहेगा तो हमें पल्स नहीं मिलेगा। तो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि पल्स रेट है तो बढ़ जाता है। तो हार्ट में क्या होता है, हार्ट ओनली पंप कर देता है लेकिन उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी पंप करने की वजह से क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो फील नहीं हो पाता। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। असिस्टोल में क्या होता है, असिस्टोल और पीए में क्या करते हैं, हम शॉक पेशेंट को नहीं देते हैं। तो असिस्टोल का मतलब होता है फ्लैट लाइन बिल्कुल, और पीए का मतलब होता है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। उसमें क्या होता है, हमारा हार्ट थोड़ा सा मूवमेंट करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, मतलब ये भी क्या है, असिस्टोल के बराबर ही है। ठीक है। थोड़ा बहुत कार्डियक अरेस्ट में भी क्या होता है, हमारा हार्ट थोड़ा बहुत मतलब मूवमेंट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो हमें ग्राफ कैसे दिखाई देगा, ऐसे ग्राफ हमें दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों में हमें इंजेक्शन एड्रेनालिन देना ही देना है, मतलब शॉकेबल भी और नॉन शॉकेबल में इंजेक्शन एड्रेनालिन देना है। और जो शॉकेबल होता है उसमें क्या करते हैं, हम इंजेक्शन एमिड्रेरोन और इंजेक्शन लिडोकेन भी देते हैं।
तो इसमें दोनों में क्या करना है, हमें सीपीआर कंटिन्यू करना है इसमें। तो जो नॉन शॉकेबल होता है असिस्टोल और पीए, उसमें क्या करते हैं हम पेशेंट का क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट को कॉज ऑफ इंजुरी क्या हो सकती है, मतलब कॉज क्या हो सकता है। तो क्या क्या कॉज हो सकता है जो कार्डियक अरेस्ट के लिए कॉज हो सकता है, एक होता है 5H, एक होता है 5T। 5H का मतलब होता है कि हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोहल्मिया, हाइपोकैल्मिया और हाइपरकैल्मिया, ये क्या होते हैं 5H होता है। तो हम क्या करते हैं, कॉज देखते हैं कि पेशेंट को कौन सा कॉज है। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर पेशेंट को हाइपोहल्मिया है तो पेशेंट को हम क्या करेंगे, हाइपोहल्मिया का मतलब होता है कि पेशेंट फ्लूइड लॉस होता है उसमें, तो फ्लूइड की कमी है पेशेंट के अंदर। तो क्या करेंगे, हम फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट को। तो फ्लूइड मैनेजमेंट, उसको पेशेंट को जो कॉज है उसको क्या करेंगे, हम ट्रीट करेंगे। तो 5T का मतलब होता है कि टेंशन निमोथोरेक्स हो गया, टेम्पोनेट हो गया, उसके बाद थ्रोम्बोसिस हो गया। तो जो कॉज है उसको हम ट्रीट करेंगे, विथ उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, पेशेंट को सीपीआर भी देना है पेशेंट को। ओके, जो एल्गोरिदम है मैंने शॉर्ट में बताया हूँ। अगर आप इस वीडियो में अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।